लेखपाल और पटवारियों की प्रदेशव्यापी हड़ताल का असर हरिद्वार जिले में सभी तहसीलों में नजर आ रहा है। लेखपालों के कार्य बहिष्कार का तीसरा दिन है। लेखपालों की हड़ताल के चलते तहसील में कामकाज ठप हो गया है। अपने प्रमाण पत्र और दूसरे जरूरी कामों के लिए तहसील में पहुंचने वाले लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। लेखपाल अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं। इसके बाद काम करने के लिए संसाधन मुहैया कराना और कुछ भत्तों की मांग इनमें शामिल है। लेखपाल संघ को चेतावनी दी गई है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे इस खबर पर। लाइव हमारे साथ मौजूद है पुलकित। प्रदेश व्यापी ये हड़ताल जिसका असर अब दिख रहा है, कैसा असर दिख रहा है? कौन कौन से कामकाज इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, किसी भी विभाग के सरकारी अधिकारी कर्मचारी जब भी हड़ताल करते हैं, कार्य बहिष्कार करते हैं, तो उसका सबसे पहला असर जो है जो आम लोगों को पड़ता है, जो उस ऑफिस में और विभाग में अपने काम कराने के लिए, जरूरी काम कराने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। आज जो प्रदेश व्यापी लेखपाल की पटवारियों की जो हड़ताल चल रही है, जो कार्य बहिष्कार चल रहा है, उसका आज तीसरा दिन है। और पिछले 2 दिनों में जो पूरी तरह से जो कामकाज था, उनसे जुड़ा हुआ जितना भी कामकाज था, वो पूरी तरह से ठप हो गया है। हरिद्वार की सभी तहसीलों में भी इसी तरह की स्थिति है, क्योंकि जो लेखपाल होते हैं तहसील में, उनकी जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो दाखिल खारिज, ऐसे कई दस्तावेजों पर लेखपाल की जो रिपोर्ट है वो लगती है, और ये रिपोर्ट नहीं लग पा रही, तो दूर दूर से जो लोग हैं वो तहसील पहुंच रहे हैं अपने काम करवाने के लिए। उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और उनको किसी भी तरह का जो उनका काम है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। जो लेखपाल है वो पूरी तरह से, उनका जो प्रदेश व्यापी ये हड़ताल, ये कार्य बहिष्कार उनका बताया जा रहा है, उसका असर साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। हरिद्वार के रुड़की तहसील में सभी जो लेखपाल है वो एकत्र होकर अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो उसके अलावा कामकाज है वो पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। जो उनकी मांगों की अगर बात करें तो मांगे जो लेखपालों की है वो कुछ संसाधन मुहैया कराना है। जिस तरह की उनका मांग है कि कई तरह के जो उपकरणों की, कई तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ती है काम करते हुए, लेकिन ऐसे कोई भी संसाधन सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराए जाते, तो उस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें काम करने में आती है। उसके अलावा कुछ भत्तों को लेकर भी उनकी मांगे हैं। तो अगर इसी तरह से ये जो हड़ताल है, ये कार्य बहिष्कार है, और भी ज्यादा लंबा चलता है, तो जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनको और भी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, उनको परेशानी और ज्यादा उठानी पड़ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका पुलकित शुक्ला। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं उत्तराखंड में कोविड के 5 नए केसेस मिले हैं। ऋषिकेश एम्स के 2 डॉक्टर्स में भी कोविड के इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बड़ी बात यह है कि दोनों को ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है। दोनों को फिलहाल ऋषिकेश एम्स में रखा गया है। वहीं इनके अलावा एक मरीज महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। तो कोरोना काल में अल्मोड़ा जिले में 9 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद सिर्फ 2 प्लांट चल रहे हैं। जिला अस्पताल और बेस अस्पताल के अलावा रानीखेत, दौरा देवी, चौखुटिया, द्वाराहाट, सल्ट, सोमेश्वर और बिंकियासेन में प्लांट ठप है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सभी प्लांट लगाए गए थे। अब स्वास्थ्य विभाग ने निदेशालय से फिर से इन प्लांटों को चलाने के लिए बजट मांगा है। किशन जोशी इस खबर पर और जानकारी देंगे। किशन जोशी, खबर विस्तार से बताएं। कोरोना का ये नया वेरिएंट जो है अब नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई लोगों की जान भी जा चुकी है कर्नाटक और मुंबई में। तो ऐसे में लोग ज़्यादा सतर्क हैं। अब ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे कोरोना काल में अल्मोड़ा ज़िले में, जहां पर 3 साल बीतने के बाद सिर्फ 2 प्लांट इस समय चल रहे हैं, इस पर अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए कंचन, जब पिछला कोरोना काल का समय रहा था, लोग एक एक गैस सिलेंडर के लिए तरस गए थे। उसके बाद राज्य की सरकार ने जिला अस्पताल, बेस अस्पताल के साथ रानीखेत या छोटे छोटे पीएचसी जितने भी जिले के थे उनमें गैस का प्लांट लगाया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने इन 3 सालों में जो न तो उनका मेंटेनेंस किया, न वो देखे कि किस हालत में है। अब जब कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो तब पता लगा कि जो है सिर्फ 2 ही प्लांट यहाँ पर काम कर रहे हैं, बेस अस्पताल और जिला अस्पताल में।
तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना गंभीर है कि जब 9 प्लांट में से 7 प्लांट बंद हैं, उसमें कोई ऑपरेटर रखे हुए हैं, इन्हें चलाने की कोई व्यवस्था है, तो इससे अंदाजा लगाया सकता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना गंभीर है। जबकि राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है कि कोविड को लेकर जो है सारी तैयारियां पूरी की जाए। तैयारियों की बात करें तो ये तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की है। चीज जो प्लांट थे उनको बंद हो गया, क्यों नहीं चलाया गया, किसकी गलती है? अब जाके जब कोरोना का वेरिएंट आ रखा है, नहीं जो है जानकारी जुटाई जा रही, तो 7 प्लांट बंद हैं। कंचन, ये बड़ी चिंता की बात है। वाकई में बहुत बड़ी चिंता की बात है। किशन जोशी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर है अगली, जहां पर नकली आयुर्वेद दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। जिला आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी को शरीफी हर्बल नाम की एक कंपनी की ओर से उनके नाम पर नकली उत्पाद बनाए जाने की शिकायत मिली, जिसके बाद से विभाग के अधिकारियों ने ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के साथ अहबाब नगर मोहल्ले के घर में छापेमारी की, तो वहां बड़े पैमाने पर टॉनिक और शक्तिवर्धक दवाइयां बनाने का भांडाफोड़ हुआ। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां इस्तेमाल हो रही उनका कचरा बरामद किया, उनको बनाने के उपकरण जब्त किए। पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयाँ जो कि उसी उक्त फर्म शरीफी हर्बल के नाम से बनाई जा रही थी, वहाँ पाई गई। किस तरह और इसके रैपर्स, इसके लेवल्स और बनाने जाने वाले में कुछ कड़ाहे, सिलेंडर, पिसाई करने की मशीन, खाली कट्टे और उन कट्टों में खाली प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं और ढक्कन होते हैं, वो सभी हमको प्राप्त हुए। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी पहाड़ी जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। बारिश के अलर्ट के बाद चारधाम यात्रियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। नदी नालों से दूरी बनाने की सलाह दी गई है। बुधवार को भी बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। उधर बुधवार शाम अचानक से आई आंधी और बारिश ने हरिद्वार में काफी तबाही मचाई। यहां पर तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिनसे ट्रैफिक बाधित हो गया। सड़कों पर जल भराव का कारण भी ये पेड़ गिरना बताया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी समस्या हुई। हरिद्वार में बस स्टैंड, ऋषिकुल तिराहा और जमुना पैलेस के पास में गिरे पेड़ को फायर ब्रिगेड की टीम ने काटकर हटाया है और रोड साफ किया है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जल जमाव हुआ है। सड़कों के ऊपर पानी जमा हुआ नजर आया, जिससे नगर निगम की भी पोल पट्टी खुल जाती है। भारी तबाही हुई है, कई जगहों पर सड़कें टूटी हैं, पुल गिरे हैं, छोटे ब्रिज गिरे हैं, पेड़ गिरे हैं। उधर चमोली में एक बार फिर से मौसम बदला, कई जगहों पर तेज बारिश हुई। जोशीमठ नगर क्षेत्र में तेज बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। टीवी टावर मोहल्ले में सड़क का पानी लोगों के घर में घुस गया, जिससे लोगों को खतरा बना हुआ है। 4 से 5 परिवारों के घरों में बरसात का पानी घुसने से लोग दहशत में जी रहे हैं। उत्तराखंड में 10 जून से 15 जून के लिए मॉनसून की एंट्री हो सकती है। इस बीच मतलब ये कि इस बार जून की गर्मी से राहत के आसार हैं, पर मई में बेमौसम बारिश ने किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट देखिए। 31 मई तक पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी है, तो मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में मौसम की एंट्री की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 10 जून से 15 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून दाखिल हो जाएगा और सही वक्त पर बरसात के सीजन की शुरुआत हो जाएगी। यानी मई में राहत के बाद जून में भी गर्मी आफत नहीं बनेगी। 15 डेज और जो है करीब लग जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि 10 से 15 अगर वो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ता है तो 10 से 15 जून के बीच में जो है हमारे उत्तराखंड में भी पहुंचना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह की स्थिति है। हाँ, ये है कि लगातार बारिश रही तो इस बार गर्मी कम रही।
मई में इस बार जमकर बेमौसम बरसात हुई, जिसका बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। ऐसे में कृषि विभाग केंद्र से मदद की गुहार लगा रहा है ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। उत्तराखंड में अब तक बारिश और ओला गिरने से करीब 5200 हेक्टेयर में लगी फसल खराब हुई और पहाड़ों में सेब, कीवी की बागवानी को बड़ा नुकसान हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है। लगातार मैंने अधिकारियों से कहा कि सभी जिलों के डीएचओ से सीएचओ से संपर्क करके आप नुकसान का आकलन लें। जो भारत सरकार के मानक में आते होंगे 33% से उनको वहाँ से दिया जाएगा, बाकियों को जो हम इंश्योरेंस के उससे मुआवजा दिया जाएगा और इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ में हमारी सरकार खड़ी है। किसानों पर बेमौसम बरसात की बड़ी मार पड़ी है, पर मई की बारिश ने आम लोगों को गर्मी से राहत दी है। ऐसे में जल्द बरसात की शुरुआत जहां पहाड़ में आफत खड़ी कर सकती है, पर जून में आपको जलाने वाली गर्मी से राहत भी मिलेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून में बुधवार को पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 11 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने योग नीति 2025 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब राज्य में 5 नए योग हब 2030 तक विकसित किए जाएंगे। योग सेंटर खोलने के लिए पहाड़ों में 50% सब्सिडी, मैदानी इलाकों में 25% सब्सिडी दी जाएगी। योग नीति बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। स्कूलों में भी योग को सिलेबस में शामिल किया जाएगा। औद्योगिक विकास विभाग की नई नीति को मंजूरी दी गई है और ये नीति अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आने वाले तीमारदारों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर सस्ता रहना और खाना, इसकी व्यवस्था की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए जमीन उपलब्ध कराएगी। वाले और एक्सपेंशन करने वाले केंद्रों को पहाड़ी क्षेत्रों में 50% या 20 लाख तक की सब्सिडी और मैदानी क्षेत्रों में 25% या 10 लाख तक की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और इसमें विशेष तौर पे जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी झील, कोलीढेग झील को योगा हब के रूप में विकसित किए जाने का लक्ष्य किया गया है। इसके अलावा योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोध को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रुपए तक प्रति परियोजना का अनुदान इसमें दिया जाएगा। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल कुछ समय के लिए और बढ़ना तय है। बुधवार को पंचायती राज एक्ट में संशोधन मंजूरी के लिए अध्यादेश राजभवन को भेज दिया गया है और चूंकि पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में खत्म हो चुका है, इसके बाद इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिला जो अब खत्म हो रहा है। लिहाजा कोर्ट के फैसले के हिसाब से चुनाव करवाना जरूरी है। सूत्रों के अनुसार चुनाव जुलाई में करवाए जा सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है और आज ब्लॉक प्रमुखों का एक्सटेंडेड कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में इनको कुछ और समय देने के लिए एक्ट में बदलाव करना जरूरी है। हम राज्यपाल के राजभवन में पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है। सचिव महामहिम राज्यपाल से मेरी वार्ता हुई है और चूंकि महामहिम इस समय नैनीताल में है तो पत्रावली पर जैसे ही अनुमोदन प्राप्त होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने निर्माणाधीन बलिया नाले का निरीक्षण किया और नैनीताल के लिए बलिया नाला बड़ा खतरा है, लेकिन सरकार यहां पर ट्रीटमेंट का काम कर रही है। सरकार के द्वारा कराए जा रहे ट्रीटमेंट के कामों का जायजा लिया। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने कामों पर सवाल भी उठाए और कहा कि गुणवत्ता खराब है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार करीब 300 करोड़ से काम कर रही है, 300 करोड़ से ज़्यादा पर यहाँ काम कर रही है, जिससे पहाड़ी में भू कटाव रुकेगा। प्रॉब्लम है हमारे सामने, जो हमारे भाइयों के लगभग 90 मकान स्थानांतरित करने के लिए कह रखा है, वो अभी हुए भी नहीं है और सबको ये अंदेशा है कि इतना अच्छा काम चल रहा है, सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कभी भी कोई खतरा ऊपर की साइड हो सकता है। पैसे की कमी पड़ गई थी, जो 176 करोड़ रुपए पहले दिया था, लेकिन अभी 121 करोड़ रुपए लगभग अब टोटल हो जाएगा करीब 298 करोड़।
आपदा के लिहाज से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदा मैनेजमेंट के लिए किस तरह टेक्नोलॉजी और राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन कारगर साबित हो सकता है, इन विषयों को लेकर यूकोस्ट ने बेंगलुरु में एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की है। ये चर्चा देहरादून में नवंबर में होने जा रही विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन की सीरीज का हिस्सा रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि आपदा प्रबंधन में राज्यों के बीच का सहयोग महत्वपूर्ण कड़ी है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य द्वारा नवंबर माह में आयोजित होने वाले विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के माध्यम से पूरे विश्व का ध्यान आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान की धरती भारत की ओर आकर्षित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे यू विल गेट टू सी कि हमारे पूरे देश भर के कमाल के एक्सपर्ट्स इसमें आए। इसलिए ये महत्वपूर्ण था कि कहीं से ये बात की जाए, इतना महान देश, एंड एवरी टाइम राउंड वी गेट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। बात ये हुई कि एक हिमालय से हम बात करें कि एक क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट एक्शन में। रुड़की के सिविल लाइन इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। दरअसल एक बुजुर्ग दंपत्ति सुबह मंदिर जा रहे थे और तभी 2 बाइक सवार युवक उनके पास पहुंचे। उनका पीछा करते हुए और मंदिर के बाहर पहुंचकर मौका देखते महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस कह रही है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम बना दी गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। विकासनगर में एक दबंग ने पूरी बस्ती का रास्ता रोक दिया, जिससे नाराज ग्रामीणों ने अब एसडीएम और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। यहाँ के आदूवाला जुडली गांव में एक दबंग ने पूरी बस्ती का सार्वजनिक रास्ता पत्थर लगाकर रोक दिया। दबंग राजपाल ने कहा, उसका दावा है कि रास्ते की जमीन उसकी है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वो सरकारी योजना से बने इस रास्ते पर बरसों से चलते आ रहे हैं। अब अचानक से रास्ते पर दीवार लग जाने से वो घरों में कैद हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस दबंग शख्स को 2 दिन का समय देते हुए रास्ते पर दीवार को हटाने की चेतावनी दे दी है। बस ये रास्ता बन गया था, इन्होंने मैंने चौकी में दी थी, फिर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने एसडीएम साहब के आदेश ला रखे। वो कह रहे थे ठीक 2-4 दिन में हो जाए। उधर देहरादून की निरंजनपुर मंडी में 500 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है। एफडीए और पुलिस की टीम ने नकली पनीर को जब्त किया। मोहम्मद इरशाद को हिरासत में लिया। नकली पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। नकली पनीर को ट्रंचिंग ग्राउंड में नष्ट कराया गया। देहरादून नगर निगम अब दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लाइसेंस शुल्क लेने की तैयारी कर रहा है। जी हां, व्यापारियों ने लाइसेंस शुल्क के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। देहरादून के अलग अलग व्यापारी वर्गों से अब तक नगर निगम में 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और नगर निगम ने 31 मई तक समय दिया हुआ है। 31 मई तक आपत्तियां लेने के बाद नगर निगम इनके द्वारा समिति बनाई जाएगी, जिसमें दून के अलग अलग व्यापारी वर्गों के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा। अभी तक हमारे पास 93 आपत्तियां आ चुकी हैं और 31 हमारी इसमें डेट थी कि 31 तक हम इसमें सारी आपत्तियों को सुनेंगे, हमारे पास आएंगी और उसके बाद हम उस पर विचार करेंगे। स्कूल एजुकेशन के लिए देश भर में भले ही देहरादून प्रसिद्ध हो, लेकिन हायर एजुकेशन के हालात खराब हैं और यहाँ के अधिकतर स्टूडेंट्स बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करना चाहते हैं। आखिर क्यों? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ ही 11 राज्य विश्वविद्यालय और तकरीबन 25 से ज्यादा निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उच्च शिक्षा के अंतर्गत चल रही 5 यूनिवर्सिटी में
यहाँ के ही ज्यादातर स्टूडेंट्स को कोई दिलचस्पी नहीं है और ज्यादा टॉपर्स चाहते हैं कि वो प्रदेश के बाहर की यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लें। अधिकतर छात्रों का मानना है कि उत्तराखंड में रिसोर्स की कमी के साथ ही टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। साथ ही एजुकेशन लेवल को भी कई छात्र कम आंक रहे हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज मैम, इनफैक्ट लैक भी ऐसे नहीं, रिसोर्सेज हैं लेकिन बच्चों तक नहीं पहुंच रहे हैं। इनफैक्ट हम भी पीएचडी यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर हमने जब यहाँ पे अप्लाई किया एचएनवी में, तो सब ने, जितने, मैं डीयू से पढ़ के आया हूँ, ठीक है, यूजी और पीजी, उसके बाद भी फिर उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे क्यों अप्लाई करो, वापस से डीयू में जाओ, बाहर जाओ, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। जैसे कि आप देखेंगे जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि NIT, IIT, IIT इत्यादि, और जो निचले पायदान के जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे, उनके अंदर काफ़ी सिलेबस में अंतर है, एजुकेशन का जो लेवल है उसमें अंतर है, और यही अंतर ही कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को अपने एक निश्चित स्थान से बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। वहीं एजुकेशन फील्ड से जुड़े लोगों का मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन हमेशा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की प्राथमिकता में रहती है। देश में कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां की फैकल्टी वर्ल्ड क्लास की होती है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्वालिटी से समझौता नहीं करता। के शिक्षक IIT से पढ़े हुए हैं, IISc बेंगलोर आदि और अंतर्राष्ट्रीय अन्य जगह से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप की हुई है, तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि वो टीचर बच्चे की ग्रूमिंग, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनको सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं, उनको और एरियाज़ में भी देते हैं, उनको शोध के बारे में भी बताते हैं, उनको रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स के बारे में भी बताते हैं, और उनको उस डोमेन तक ले जाते हैं जो सामान्य रूप से एक सामान्य प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं है। हाल ही में UTU श्रीदेव सुमन सरीकी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने पढ़ाई और टीचर्स के नियुक्ति जैसे मुद्दों पर हंगामा किया था। ऐसे में न स्टूडेंट्स न ही उनके अभिभावक चाहते हैं कि वो अपने करियर को लेकर किसी तरह का समझौता करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। क्या आप सोच भी सकते हैं कि हार्ट की सर्जरी के दौरान हार्ट में लगा वॉल्व वहां से निकलकर पेट तक पहुंच सकता है? सुनकर हैरानी होगी, लेकिन देहरादून में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसे मेडिकल हिस्ट्री में बेहद चौंकाने वाला मामला कहा जा रहा है। देहरादून के ग्राफिक एरा अस्पताल में एक जटिल केस की सफल सर्जरी की गई और ग्राफिक एरा के डॉक्टर्स ने मरीज को एक नया जीवन दिया। रिपोर्ट देखिए। उन्नीस साल के मोहित को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, जिसका इलाज साल 2023 में देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ। कुछ वक्त तो सब ठीक रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मोहित को चक्कर आने से लेकर तेज बुखार की शिकायत होने लगी। डॉक्टर के पास दोबारा जाने पर पता चला कि हार्ट के वॉल्व में इन्फेक्शन होने के चलते सर्जरी के दौरान लगे उसके टांके गल गए और वॉल्व निकलकर पेट में अटक गया। जो वाल्व पर इन्फेक्शन था, उसके छोटे छोटे टुकड़ों के टूटकर ऊपर जाने की वजह से इसको बार बार स्ट्रोक हो रहे थे, इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। ऐसे में हार्ट का दोबारा ऑपरेशन अपने आप में वैसे ही काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और उस दोबारा ऑपरेशन के साथ साथ ये मल्टीपल चैलेंजेस, प्लस जो इसका आर्टिफिशियल वाल्व टूट कर गया था वो इसकी पेट की नस में जाकर फंसा हुआ था, उसको ऊपर खींचना और उसके बाद बाहर निकालना, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। 2 साल पहले हुआ था मेरा। तब चीजें ठीक थी? तब तक तो मैं ठीक था, अभी अचानक से मेरे को बुखार चढ़ा बीच में। बुखार चढ़ा, वो उतरा ही नहीं, ना रुका, उसके वो फिर बीमारी हो गया उसके। डॉक्टर्स कहते हैं कि आर्टिफिशियल वॉल्व में अमूमन इन्फेक्शन का खतरा रहता है, लेकिन वो इस कदर बढ़ सकता है, ऐसा केस मेडिकल हिस्ट्री में कम है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब मोहित ठीक है और इतने जटिल ऑपरेशन देहरादून में भी हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।